जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर सेकंड शिफ्ट में आपने भी एग्जाम दिया है तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि और कौन से प्रश्न पूछे गए थे, या कुछ प्रश्न यहां पर डिटेल में नहीं मिले हैं तो उन प्रश्नों के बारे में भी उत्तर नीचे दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, और वहां पे एक ऑप्शन दिया गया था मुख्यमंत्री का। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उन सभी की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। अब राष्ट्रपति जो हमारे देश में है उनके द्वारा कई सारी नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, हमारे यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है, भारत का जो महान्यायवादी होता है, हमारे यहाँ के जो कैग होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा इसके सदस्य हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की बात करें, तो इन सभी की जो नियुक्ति है वह हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो हमारा पीएम होता है उसके निर्देश के अनुसार यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो बस आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर आप आने वाले समय में एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं तो आप जो भी प्रश्न है उनको इस व्हाट्सएप नंबर पर या नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर उन प्रश्नों को भेज सकते हैं। फिर एक प्रश्न था कंप्यूटर से। तो डीडीएल का पूरा नाम पूछा गया था। तो डीडीएल का पूरा नाम है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या नाम है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर पूछा गया था सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट इसके होते हैं। एक तो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरे को हम लोग मेमोरी यूनिट या फिर स्टोरेज यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये 3 यूनिट आपके होते हैं कंप्यूटर के, जो सीपीयू होता है उसका। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर पूछा गया था कि 2018 में यौन उत्पीड़न के लिए बनी संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वह अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। दरअसल मामला यह हुआ था कि 2018 में एक हमारे सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिकारी थी, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, उनके साथ साथ कुल 22 जजों के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया गया था। उसके बाद में जो हमारे उस समय के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई जी, उनके द्वारा 3 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया और उस पीठ के वह स्वयं अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रंजन गोगोई इस पीठ के अध्यक्ष थे। तो 3 जजों की यह संवैधानिक पीठ थी जिसके द्वारा इसके ऊपर निर्णय दिया गया था। फिर पूछा गया था कि जो हमारे यहाँ पर ट्रेन 18 है उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से याद होगा कि जो हमारे यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है इसी को हम लोग ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि आपकी है चेन्नई में, उसके द्वारा इस ट्रेन को विकसित किया गया था और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 फरवरी 2019 को इसे हरी झंडी दिखाई गई थी। किसके बीच चलती है? तो वाराणसी से दिल्ली को ये जोड़ती है ट्रेन 18, जिसे हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। फिर पूछा गया था कि दिल्ली में जो आपका कुतुब मीनार है उसके बगल में जो स्थित एक मस्जिद है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम, ये इस मस्जिद का नाम है। फिर पूछा गया था एस्टर जो हमारा होता है इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो अगर हम लोग एस्टर के रासायनिक फार्मूला की बात करते हैं तो ये आपका होता है RCOOR डैश। यहाँ पर जो हमारा R होता है वह इंडिकेट करता है किसको? CH3 को। किसे? CH3 को या फिर CH5 को। इस प्रकार से ये डिनोट करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग सबसे सामान्य एस्टर की बात करते हैं तो वह आपका होता है CH3COOH। तो नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि ये हमारा है क्या, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर पूछा गया था कि कौन सा धातु कमरे के, धातु नहीं होगा यहाँ पर मेटल, हाँ मेटल धातु ही होता है, तो कमरे के तापमान पे वह द्रव अवस्था में रहता है यानी कि लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ये भी आप सभी को पता होगा, जो हमारा मरकरी है वह कमरे के तापमान पे लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा। तो ये भी आपके केमिस्ट्री से 2 प्रश्न पूछे गए थे।
फिर पूछा गया था कि वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र किस देश के ऊपर बनता है। तो यहाँ पर देश था या कोई रीजन था, ये एग्जैक्ट नहीं पता है। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पर कुछ देशों के नाम भी दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ओजोन लेयर में हमारे छिद्र होता है, ये मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में बनता है। यानी कि जो हमारा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर हमारी भूमध्य रेखा होती है। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी कि इस रीजन में वसंत ऋतु होती है, यानी कि गर्मी का मौसम होता है, तो यहाँ पर शीत ऋतु होती है। और जब यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पर ठंडी का मौसम होता है। तो मुख्य रूप से जब हमारे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, उस समय जो अंटार्कटिक वाला रीजन होता है, इसके ऊपर यहाँ पर ओजोन परत में छिद्र देखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिक रीजन में ये बनता है। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया है तो नीचे कमेंट में वो बता सकते हैं। फिर पूछा गया था कि जो हमारी प्रोटीन होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से अगर हम लोग रोग की बात करें तो इसे कहते हैं क्वाशियोरकोर। क्या नाम है? क्वाशियोरकोर। ये हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हमारे विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। जैसे कि विटामिन ए की बात करें तो इसकी कमी से रतौंधी होता है, ये आप सभी को पता होगा। विटामिन B1 की बात करें तो इसकी कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग विटामिन सी की बात करते हैं तो स्कर्वी नाम का रोग होता है। फिर अगर हम लोग विटामिन डी की बात करते हैं तो इससे रिकेट्स नाम का रोग होता है। तो इस प्रकार से इन रोगों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया इसे हम कहते हैं। फिर एक प्रश्न था कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के किस भाग, कुछ इस तरीके से प्रश्न भेजा गया था टेलीग्राम पर, तो मैं इसको अच्छे से समझ नहीं पाया। तो फिलहाल अगर आप में से किसी ने दिया हो तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की, तो इन्हें हम लोग कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं। और इनके द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसे हम लोग एनालिटिकल इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंजन। फिर पूछा गया था कि जो 1883 में, ये 1900 नहीं है, ये 1883 है, जब 1883 में एल्बर्ट बिल हमारे यहाँ पर आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे भारत के वायसराय। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भगत सिंह ने किस विद्रोह के कारण असेंबली के ऊपर बम फेंका था। तो आप सभी को पता होगा कि एक हमारा कोई बिल आया था जिसके विरोध में भगत सिंह के द्वारा यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त के साथ में मिलकर के जो हमारी असेंबली है उसके ऊपर बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। और भगत सिंह का यहाँ पर यह कहना था कि जो हमारी यहाँ पर सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए यह बम फेंका गया है। तो मुख्य रूप से इनका उद्देश्य किसी को मारने को नहीं था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वह मुझे नहीं मिल पाया है। तो एग्जैक्ट प्रश्न आप में से अगर किसी को पता है तो वह नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। फिर एक प्रश्न था कि हुड़किया बोल ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये जो हुड़किया बोल नाम का लोक नृत्य है ये आपके उत्तराखंड राज्य का है। कहाँ का है? उत्तराखंड राज्य में जो आपका क्या रीजन है, ये कुमाऊं वाला रीजन है, वहाँ का यह एक प्रमुख नृत्य है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन एक बच्चे ने यहाँ पर भेजा था कि पूछा गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए थे। तो नीचे कमेंट में आप इसको थोड़ा सा कंफर्म करिएगा कि प्रश्न एग्जैक्ट में क्या पूछा गया था। फिर पूछा गया था जमीन से जो पानी का रिसाव होता है इसकी प्रक्रिया का नाम क्या है। तो ये पहले शिफ्ट का हमारा प्रश्न है। तो जमीन से जब पानी की रिसाव होती है तो इस प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इनफिल्ट्रेशन के नाम से इसे जाना जाता है। फिर एक प्रश्न आपके मिड डे मील स्कीम से पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर यह पूछा गया था कि जो स्कूलों में दोपहर के वक्त खाने का वितरण किया जाता है यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे शिक्षा मंत्रालय यानी कि उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है और 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। फिर पूछा गया था कि भारत का जो संविधान है इसमें 2020 तक कुल मिलाकर के कितने भाग हैं, यानी कि पार्ट की बात हो रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 को, उस समय तक इसमें 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा 22 भाग थे और 12 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी? 12 शेड्यूल इसमें शामिल थे। वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे भाग हैं इनकी संख्या हो चुकी है 25। कितनी है? 25 इनकी संख्या हो चुकी है।
और आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 104 संशोधन भी हो चुके हैं, तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि WHO ने किस वर्ष तक मीजल्स और रूबेला की समाप्ति का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं उन देशों के लिए WHO ने 2023 तक मीजल्स और रूबेला की समाप्ति का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2023 तक। और पिछले साल ये टारगेट चर्चा में भी था, क्योंकि हमारे दो पड़ोसी देश श्रीलंका और एक है मालदीव, उनके द्वारा सफलतापूर्वक इनको समाप्त कर दिया गया था। और भारत ने यहाँ पर मीजल्स और रूबेला के जो टीके हैं वह भी दिए थे मालदीव को। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि 2023 तक मीजल्स और रूबेला की समाप्ति का लक्ष्य रखा गया था। अच्छा, नीचे कमेंट में जरा ये बताइएगा कि WHO ने जो टीबी उन्मूलन है उसका टारगेट किस वर्ष तक रखा हुआ है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर पूछा गया था कि 2019 में जो पुरुष वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है ये किसने जीता था। तो ध्यान रखिएगा, ये जीता था यहाँ पर मिस्र की टीम ने, यानी कि जो इजिप्ट की टीम है उसने यहाँ पर 2019 में आयोजित पुरुष वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था USA में। अच्छा, 2019 की बात करते हैं तो इसी दौरान एक वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप भी हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। और इसे जीता था मुस्तफ़ा असल ने, जो कि इजिप्ट के ही खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संपत्ति का जो अधिकार है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो जब हमारा संविधान शुरुआत में लागू हुआ था उस समय कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन होता है उसके माध्यम से यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसके द्वारा हमारे यहाँ पर करेंसी नोट को इशू किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर मुद्रा होती है उसे RBI के द्वारा इशू किया जाता है। फिर पूछा गया था कि नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो ये आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, या आप कह सकते हैं जो हमारे समुद्र से संबंधित चीज़ें होती हैं, एक्वाकल्चर से संबंधित होता है, उसके उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। फिर पूछा गया था कि अल हिलाल नाम का जो समाचार पत्र है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये जो समाचार पत्र था ये हमारे उर्दू भाषा का एक समाचार पत्र था। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ये हमारे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। फिर एक प्रश्न था मार्केटिंग पॉलिसी से संबंधित। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये यहाँ पर नहीं पता है, तो अगर आप में से किसी ने दिया हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। फिर पूछा गया था कि जो कर्नाटक का मैसूर महल है उस पर किस राजवंश का शासक था। तो इस प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर शासक था वाडियार वंश का। किसका? वाडियार वंश का यहाँ पर शासक था। एक स्टेटमेंट था जो कि सुबह वाले शिफ्ट में एक बच्चे ने भेजा था, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि सर एक स्टेटमेंट था नाभिकीय रिएक्टर के ऊपर, और इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। दूसरे बच्चे ने कहा कि पूछा गया था कि जो हमारे नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वह भविष्य की ऊर्जा होंगी। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। फिर पूछा गया था कि 2019 में जो कोपा अमेरिका फुटबॉल का कप होता है ये किस देश ने जीता था। तो ये जीता था यहाँ पर ब्राज़ील ने। किसने? ब्राज़ील ने इसको जीता था। आयोजन भी हुआ था ब्राज़ील में। अब ये किस प्रकार का होता है तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल का यह टूर्नामेंट है। जैसे फुटबॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो फीफा इसके लिए गवर्निंग बॉडी है, और उसी प्रकार से जो भी आपका फीफा है उसके हमारे 6 महाद्वीपों में 6 अलग अलग बॉडी मिलेंगी। जैसे कि एक कोन के कप है यहाँ पर, उसके अलावा हमारे यहाँ पर AFC है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। इसी प्रकार से जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ के लिए जो बॉडी है उसी के द्वारा कोपा अमेरिका का आयोजन कराया जाता है। तो ये जीता था ब्राज़ील ने। फिर पूछा था भारत में जो ब्रिटिश शासन है वह क्राउन को कब स्थापित किया गया था, यानी कि कब क्राउन के अधीन चला गया था। तो आप सभी को ये पता होगा कि 1857 में जब हमारे यहाँ पर क्रांति हुई थी उसके बाद में जो कंपनी के पास में पावर थी उसको सीधे ले लिया गया था ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो ये हमारा हुआ था 1858 के एक्ट के द्वारा।
फिर पूछा गया था कि एलो रिवर किस नदी को कहते हैं। तो चीन में जो बहने वाली नदी है जिसे हम लोग हुआंगहो नदी के नाम से भी जानते हैं, जो दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है, उसी को हम लोग एलो रिवर के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, चीन की ये सबसे लंबी नदी है। किसकी? चीन देश की, सॉरी सबसे लंबी नहीं, दूसरी सबसे लंबी नदी है एलो रिवर। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिर पूछा गया था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी जो था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए। 23 जून 1957 को प्लासी का युद्ध हुआ था और यहाँ पर जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। अगर हम लोग बात करते हैं कि अन्य यानी कि दूसरी जो पार्टी थी उसमें लीडर कौन थे, तो यहाँ पे थे नवाब सिराजुद्दौला, उसके अलावा दीवान मोहनलाल थे, मीर मदान थे, मीर जाफर अली खान थे। तो ये सारे यहाँ पर दूसरी पार्टी की तरफ से शामिल थे, यानी कि बंगाल की तरफ से शामिल थे। फिर पूछा गया था कि 2018 में इसरो के द्वारा लॉन्च नव संचलन सैटेलाइट का नाम क्या था। तो नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे यहाँ पर IRNSS सीरीज की सैटेलाइट हैं वे सभी आपकी नेविगेशन सैटेलाइट हैं और ये हमारी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। और यहाँ पर 2018 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था IRNSS 1I। तो कुल मिलाकर के 9 सैटेलाइट अभी तक इसके अंतर्गत इसरो ने लॉन्च कर दिया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 9 लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से 7 इस समय कार्य कर रही हैं। फिर पूछा गया था कि जो प्रतिरोध होता है, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है, इसकी SI यूनिट क्या होती है। तो SI यूनिट यहाँ पर होती है आपके प्रतिरोध की ओम। क्या होती है? ओम इसकी होती है SI यूनिट। फिर पूछा था कि शरीर की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, यानी कि सबसे लंबी हड्डी के बारे में पूछा गया था। तो ये आप सभी को पता होगा, जो हमारी फेम्यूर नाम की बोन है ये सबसे लंबी होती है। और जो आपके कान की हड्डी होती है जिसे हम लोग स्टेप्स के नाम से जानते हैं, ये सबसे छोटी होती है। तो सुबह ग्लैंड के बारे में पूछा गया था और इस टाइम बोन के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को मैंने डिस्कस किया। इनकी संख्या 25 से ज़्यादा थी और अगर आपको इससे भी आगे के प्रश्न पता है या कुछ प्रश्नों में जो संशोधन है वह पता है तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। PDF आपको अभी एडिट करने के बाद में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।